बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 35 है हमारा, और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करके 2.1 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ पार्ट्स किए थे हमने क्वेश्चन 1 के। आज वही 2.1 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से मैंने कुछ सिमिलर पार्ट्स आप लोगों के सामने लिखे हैं। सेकेंड पार्ट, थर्ड, और ये सारे जो एक रो में लिखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स तकरीबन एक तरह के हैं इसके। इसमें से अगर आपको याद होगा सेकंड पार्ट भी मैं आपको करवा चुका हूँ, थर्ड पार्ट भी आपको करवा चुका हूँ। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जिस क्वेश्चन के अंदर पावर नॉन नेचुरल होगी, नेगेटिव या फ्रैक्शन में, वो सारे के सारे बाइनोमियल सीरीज से होंगे। तो ये सारे उन्हीं की चेन है। इसमें से एक दो हम और भी कोशिश करेंगे अटैम्प्ट करने। फिर इसके बाद अगर हम इधर नीचे आए तो ये एक और चेन है 4 क्वेश्चंस की, 5th, 8th और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये 4 पार्ट्स एक तरह के हैं। इनमें से मैं आपको 5th करवा चुका हूँ, और ये बाइनोमियल वाले अगर आप देखेंगे दो टर्म इसमें होंगी। जैसे 5th में x माइनस a था, 8th मैंने अभी लिखा है x प्लस 4 है, 2 टर्म्स हैं। और क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स 1 और 2 अगर देखें तो वहाँ भी दो टर्म्स होंगे, एक में x प्लस 2 और एक में x प्लस a लिखा हुआ है। तो ये 1 2 और 3 ये 4 पार्ट्स एक तरह के हैं। ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये भी आपको भी हम जब यहाँ अटैम्प्ट करने लगे तो समझ आ जाएगा। फिर इन दोनों में से भी एक पार्ट करवा दूंगा तो ये भी आपकी जो है वो चेन कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये 11 और 13 रह जाएंगे। इसमें आपको पावर नेचुरल नंबर मिलेगी। अगर आप देखें आपके पास बुक पढ़ी हो तो नेचुरल पावर के केस में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया जाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे मैं यूज़ करके इसको भी सॉल्व कर लूँगा। बाकी जो इसमें पार्ट्स आप अगर देखें तो सारे के सारे तकरीबन एक तरह के थे। मेनली 2 कैटेगरीज हैं, एक में बाइनोमियल सीरीज़ और एक में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होता है। तो ज़्यादातर पार्ट्स आपको सीरीज़ वाले मिलेंगे, और 2 पार्ट्स 11 और 13 जो है जिसमें पावर नेचुरल नंबर है वो आप करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो अभी हम ये सेकेंड नंबर वाली चेन है, इसमें से ये 8 अटैम्प्ट कर रहे हैं। 8 हो गया तो फिर क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स भी बुक में देखिएगा, 2 ही पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, दोनों इस जैसे हैं। तो एक यहाँ से भी कर लेंगे तो टोटल 4 में से 3 हमारे फिर अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जब भी आपको ये कहा जाता है, अगर आप लोग नए और ये लेक्चर पहला देख रहे हैं तो मैं क्वेश्चन की हेडिंग थोड़ी सी शॉर्ट सी यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन की हेडिंग ये है कि आपने फाइंड करना है dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब होता है डेरिवेटिव। यहाँ अगर ये लिखना चाह रहे वर्डिंग में लिख लें, वर्डिंग में लिखेंगे तो ये है कि फाइंड दी डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव भी फाइंड करना है किस तरह, विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से। और उसने मेथड आपसे कहा हुआ है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन मेथड जो होता है, ये लेक्चर जो पहला था चैप्टर 2 का उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, और अगर आप लेक्चर वो नहीं भी देख सके तब भी कोई इशू नहीं है। वो जो बाय डेफिनेशन मेथड के 4 स्टेप्स होते हैं वो हर इस क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं जिसके अंदर आपको ये मेथड कहा जाता है। तो मैं वही 4 स्टेप लगाऊंगा। मैंने शॉर्ट सी वर्डिंग लिखी है ताकि अगर किसी ने लेक्चर 1 2 इसका चैप्टर 2 का नहीं देखा तो वो भी समझ आए कि इसमें करना क्या है। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव कहते हैं रेट ऑफ चेंज को एक वेरिएबल में दूसरे की रिस्पेक्ट से। अब ये एक फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, और लॉजिकली जितने भी आपके कोर्स में फंक्शन हैं x के, वो सारे y के बराबर होते हैं। तो स्टार्ट हमारा इस बात से होता है कि जो फंक्शन आपको दिया जाए आप उसको y के इक्वल रख लें। y के इक्वल रखने के बाद अब हमारा जो प्रोसेस है 4 स्टेप्स वाला वो स्टार्ट होगा। तो स्टेप 1 ये होता है, अगर आपको याद हो, y में हम डेल्टा y ऐड करते हैं, और जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पे हम डेल्टा x ऐड करते हैं। फिर डेल्टा y एक तरफ कर लेते हैं और y यहाँ ला के माइनस करते हैं। साथ ही इसको हम, जो कि इसकी पावर 1/3 है, नॉन नेचुरल पावर है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा डेल्टा कॉमन लेने के लिए। जो आप जानते हैं, जो लोग लेक्चर देख चुके हैं उनका आइडिया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें सारी बातें एक बार फिर आपकी रिपीट कर दूँ। तो इसको आपने इस तरह रीअरेंज करना होता है कि जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है x प्लस 4 वो यहाँ से अलग हो जाता है। अभी x के साथ डेल्टा x मिला हुआ है, आपने ये शेप बनानी है तो इसको रीअरेंज करके x के साथ 4 लिख दें, और डेल्टा को आप सेकंड प्लेस पे लिख लें। फिर वहाँ से ये जो y ये वाला होता है इसको यहाँ ला के माइनस करते हैं। अच्छा, अब आपने ये जो स्टेप हम करने लगे हैं,
सेकंड स्टेप जिसमें डेल्टा बाई एक तरफ करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, इस स्टेप की जो सिंप्लीफिकेशन की अपर मोस्ट लिमिट होती है, यानी जो ये समझ लें कि हमें पता लगता है कि अब हमारी सेकंड स्टेप की सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट है, उसकी ये गारंटी होती है कि इसमें से ये जो डेल्टा एक्स है ये हमने बाहर निकालना होता है, कॉमन लेना होता है इसको। डेल्टा बाहर उस वक्त आएगा जब ये पावर 1/3 एक्सपेंड होगी, और पावर अगर नेचुरल ना हो, नॉन नेचुरल, तो फिर इसको एक्सपेंड करने के लिए बाइनॉमियल सीरीज़ लगाई जाती है। बाइनॉमियल कहते हैं जिसकी दो टर्म्स हों, तो इसकी तीन टर्म्स थी, 1 2 3, तो ये दो मिला के आपने एक टर्म कर दी, ताकि ये दो टर्म, अब ये पूरी एक काउंट हो रही है और ये पूरी एक काउंट हो रही है, तो दो टर्म्स होगी। इसके ऊपर लगानी है बाइनॉमियल सीरीज़। बाइनॉमियल सीरीज़ फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में 8.3 में आप लोग पढ़ते थे, और बाइनॉमियल सीरीज़ के लिए ज़रूरी होता है फर्स्ट टर्म का 1 होना। ये जहाँ जो लिखा हुआ x+4 इट शुड बी 1, इसको 1 करने के लिए x+4 को हम कॉमन लेंगे, तो ये जो अपनी पावर है 1/3 ये साथ लेके बाहर आएगा। इसके बाद यहाँ रह जाना है 1, जहाँ से ये कॉमन लिया है, और ये आप समझते हैं कि जहाँ कॉमन लिया जाए और वो नंबर प्रेजेंट ना हो तो वहाँ वो डिवाइड हो जाता है, तो x+4 जो है वो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि ये जो -y लिखा था, -y की जगह उसकी ये वाली वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी जाती है। अब फर्दर देखें, ये और ये फिर कॉमन आ रहा है आपके पास, इसको कॉमन ले लेते हैं, x+4 पावर 1/3 कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा आपके पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x+4 रेज टू पावर 1/3, यहाँ ये बच गया, और इसके पास कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा 1। लें जी, अब आपने फर्स्ट टर्म 1 बना दी है, ये कॉमन भी ले लिया, इस पे लगेगा बाइनॉमियल, इस पे लगेगी बाइनॉमियल सीरीज, तो उसका रेफरेंस कोड करता हूँ मैं कि एज बाइनॉमियल सीरीज क्या होती है, 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x², और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी होता है। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ये मेंशन कर देता हूँ कि 1 प्लस x, 1 तो फर्स्ट टर्म होती है, ये लिखी है 1 फर्स्ट टर्म, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो -1 1 के दरमियान में हो, तो x असल में ये सारा है, ये सारा x का रोल प्ले कर रहा है, और पावर जो है वो ये लिखी हुई है 1/3। तो बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई करें, देखें क्या होगा। सो यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज, यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग, ऊपर आपने रेफरेंस कोड कर दिया तो इसको यहाँ यूज करते हैं, यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा y और x+4 पावर 1/3, यहाँ सीरीज लगा रहे हैं, देखिए क्या बनना है, 1 प्लस n इंटू x, x कितना है हमारे पास, डेल्टा x ओवर x+4, तो ये हो गया 1 प्लस nx, फिर क्या होगा n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया स्क्वायर, और फिर ये प्रोसेस देखें, 1 प्लस nx, n 1/3 था, 1 प्लस nx हो गया, फिर n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल ये वाला, और x का स्क्वायर, ये x की जगह लिखा हुआ था, इसका स्क्वायर आ गया। अब ये तो होगी सीरीज। फिर आगे देखें, एंड में एक -1 भी लिखा हुआ था, तो ये -1 यहाँ लिख दें। अब जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देखा हुआ है, जो इससे पिछला लेक्चर 34 लेक्चर जो था, ये 35 है, तो 34 में आपने देखा था कि ये क्वेश्चन इस तरह के आपने 3 किए थे, और इस तरह का एग्जैक्ट सेम आपने एक वो भी किया था जो बिल्कुल ऐसा था, बाकी 2 थोड़े से इससे डिफरेंट भी थे। तो आपने देखा था कि हर सीरीज़ वाला क्वेश्चन जब यहाँ पहुँचता है तो ये 1 शुरू वाला और ये 1 एंड वाला कैंसिल हो जाते हैं। ये क्यों कैंसिल होते हैं कि ये दो वो 1 होते हैं, या वो 2 टर्म्स होती हैं जिसमें डेल्टा x नहीं होता। इन दोनों को छोड़ के हर टर्म में डेल्टा x नज़र आता है आपको। देखें यहाँ भी डेल्टा x है, कितनी बार है इसकी 1, यहाँ पावर कितनी है 2, फिर 3, फिर 4। इस पैटर्न को देखें तो आगे पावर बढ़ती जा रही है और अप टू इन्फिनिटी है। अब आपको पता है कि हर टर्म के अंदर कम से कम डेल्टा की एक पावर ज़रूर कॉमन है, और मैंने यहाँ आपको कहा था कि ये सेकंड स्टेप उस वक्त कंप्लीट होता है जब डेल्टा x कॉमन आ जाए। अब डेल्टा x कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेप कंप्लीट होने लगा है। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग कॉमन डेल्टा x
कॉमन ले लें तो क्या बनेंगे, यहाँ देखें x प्लस 4 पावर 1/3, डेल्टा x कॉमन आ गया। यहाँ से जब कॉमन आएगा तो आपके पास क्या बचता है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। फिर ये अगर देखें तो ये 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 बनता है, माइनस 2/3 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 से कट जाएगा। मैं ज़रा डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अल्टीमेटली 1/9 बनेगा माइनस के साथ ये, और इसके बाद ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, एक बार कॉमन है तो डेल्टा एक्स की पावर 1 बच गई है, और नीचे आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी। 3 डॉट्स का मतलब टू इन्फिनिटी होता है। तो 3 टर्म्स तक हमारा मसला हल हो जाता है, आगे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब डेल्टा कॉमन आने का ये मतलब है कि ये स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। देखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, ये इसका थर्ड स्टेप होता है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बार बार मैं बातें रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग इसके लेक्चर 2 सुन चुके हैं पहले उनको ये बात क्लियर होगी। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखें, जब डिवाइड हम कर रहे हैं तो बाहर हमारे पास जो लिखा हुआ था वो था x प्लस 4 पावर 1/3, साथ डेल्टा एक्स था, ओवर डेल्टा एक्स। जब डिवाइड होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डेल्टा का कैंसिल होना इस बात की गारंटी होती है कि आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट है। ऊपर आ गया डेल्टा एक्स, नीचे आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी। अब आप देखें कि लास्ट हमारा जो स्टेप है वो होता है लिमिट अप्लाई करना। अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट कौन सी अप्लाई करनी थी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखें इस तरफ क्या आ गया, x प्लस 4 पावर 1/3, और इधर आपके पास आ गया जी 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। और ये फिर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जो लोग बार बार ये चूँकि एक ही चीज़ आप बार बार ऑब्जर्व करते हैं तो ये फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको हर एक स्टेप के बाद पता होता है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक और गारंटी हमारे पास होती है कि लिमिट अप्लाई करते हुए सिर्फ एक टर्म ब्रैकेट के अंदर बचती है बस, उससे ऑनवर्ड हर टर्म डेल्टा को कंटेन करती है। और डेल्टा एक्स चूँकि 0 पुट करना है तो इससे ऑनवर्ड सारी टर्म 0 हो जाएंगी, इसको भी इंक्लूड करके। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट 0 अप्रोच करने से डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। ये भी आपको समझाया हुआ है कि डेल्टा इज चेंज अलॉन्ग द कर्व एंड डी इज चेंज अलॉन्ग द लाइन। तो कर्व का चेंज, लाइन का चेंज दोनों बराबर हो जाते हैं जब डेल्टा 0 को अप्रोच करता है। ये सारी बातें जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस हुई हैं, ग्राफिकली मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। इधर अगर देखें डेल्टा को 0 पुट करना है तो इसमें और इसमें डेल्टा नहीं है, बाकी हर टर्म में डेल्टा है। तो एक टर्म ब्रैकेट से बाहर बचेगी, x प्लस 4 पावर 1/3, और एक ही टर्म ब्रैकेट के अंदर बचनी है आपके पास, वो है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखें ये 0, इसके बाद 0, जितनी टर्म्स इसके बाद डेल्टा वाली हैं वो सारी की सारी 0 हो जानी है। और सारी टर्म्स चूँकि डेल्टा वाली ही हैं इसलिए कोई टर्म बाकी नहीं बचनी, सिर्फ इन दोनों के सिवाय इन दोनों के। ये अब ये दोनों मिक्स हो सकते हैं, इसमें 1 पावर है उसमें 1/3, उसको नीचे ले आते हैं। तो एक तो ये कांस्टेंट है 1/3, ये वाला 1/3, और ये जो पावर है देखें ये क्या बनती है, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 4 और पावर 1 माइनस 1/3। ये 1/3 नीचे जाएगा, इसकी पावर 1 है, 1 में से 1/3 माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 1/3 माइनस करें तो ये हो जाता है आपके पास 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 2/3, एंड दैट इज़ दी फाइनल आंसर। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो लोग नए थे या जिन्होंने लेक्चर 1 2 देखा, सब के लिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल आसान सा काम है।
डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हैज़ 4 स्टेप्स। नंबर 1, y में डेल्टा y ऐड करना, x में डेल्टा x ऐड करना। स्टेप 1 मैं टिक लगाता जा रहा हूँ। ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 क्या होता है, y इधर ला के माइनस करना, उसकी वैल्यू पुट करना और इसको सिम्प्लीफाई करना, और इतना सिम्प्लीफाई करना कि डेल्टा कॉमन आ जाए। डेल्टा कॉमन आ गया तो ये स्टेप भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं और फोर्थ स्टेप जो होता है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स थे भाई डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन के। अब मैंने इस तरह कहा है कि ये 2 पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, तो मैं 2 पार्ट्स अभी मैं इस क्वेश्चन को रेज नहीं कर रहा, मैं ये दोनों पार्ट्स लिख के बताता हूँ कि कितनी सिमिलरिटी है, फिर आप खुद अटैम्प्ट इसको कर सकते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। और जिस तरह क्वेश्चन 1 के जो सारे पार्ट्स हैं इसकी हेडिंग है फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, इस तरह क्वेश्चन 2 के 2 ही पार्ट्स हैं बस, और दोनों की हेडिंग है फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कहना, बाय डेफिनेशन कहना, यह एक और नाम होता है एब इनिशियो मेथड। इन तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों का मतलब बाय डेफिनेशन ही है असल में। तो मैंने कहा था कि चूँकि 5th 8th और क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स सेम है। 5th हमने लास्ट लेक्चर में किया था, 8th मैंने ये करवाया आपको भी। अब आप देखिए 8 के साथ ज़रा इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि जैसा काम है। इस x + 2 को अगर मैं पावर में लिखूँ तो यूँ होगा ना, x + 2 पावर 1/2। अब देखिए कितना फ़र्क है, ये x + 4 पावर 1/3 है, ये x + 2 पावर 1/2 है। जहाँ 4 था वहाँ 2 लिखा हुआ है और जहाँ क्यूब रूट था वहाँ स्क्वायर रूट है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप खुद आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें 1/x + a स्क्वायर रूट है, अगर इस स्क्वायर रूट को 1/2 लिख के ऊपर ले जाएं तो ये बनता है x + a पावर -1/2। देन अगेन देख लें वही x + a है, जहाँ 4 था वहाँ a आ चुका है, जहाँ पहले पावर 1/2 1/3 थी वहाँ -1/2 आ चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पार्ट्स, इसकी हेडिंग में लिखा है फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन दोनों का एक ही मतलब होता है, नाम मुख्तलिफ है लेकिन मेथड को 3 मुख्तलिफ नामों से हम कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और इनिशियल मेथड। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बातें बताई हुई हैं, अब दोबारा बता रहा हूँ। तो ये वाला, ये 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए आपको, ये 2 मैं आप पे छोड़ रहा हूँ चूँकि ये सिमिलर हैं बिल्कुल। इसी तरह करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ 1/3 उसमें आ रहा था इसमें वहाँ 1/2 आएगा और इसमें वहाँ -1/2 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों आप कर लेंगे। ये दोनों पार्ट्स ये लिखे थे मैंने, तो अब ये दोनों आपका होमवर्क है। अगर कोई इशू आपको इसमें होता है, उम्मीद होगा तो नहीं, तो जो जूम वाली लाइव क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे फिर इसको। अभी हम चलते हैं इसके जो बाइनोमियल थ्योरम वाले पार्ट्स हैं उनकी तरफ। ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं 11 और 13 जिसमें पावर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो पावर जब आ जाए तो फिर उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 8 था, 8.2 थी फर्स्ट ईयर में, वो वहाँ से इसका हमें रेफरेंस मिलता है। और इन दोनों में से मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, एक आपका होमवर्क है, जो कि दोनों बिल्कुल एक जैसे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, 11 और 13 में से मैंने 11th पार्ट लिखा है x पावर m, m बिलोंग्स टू n, m एक नेचुरल नंबर है, उसने यहाँ कह दिया हमें। 13 में लिखा हुआ है x पावर 40, 40 को कहने की जरूरत नहीं कि वो नेचुरल है, वो अंडरस्टूड बात है कि नेचुरल पावर है। इसमें जहाँ जहाँ m आ रहा है इसमें वहाँ वहाँ 40 आ जाएगा, इतना फ़र्क है। ये वाला मैं प्रूव करवाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आप जानते हैं कि जितने भी आपके कोर्स में फंक्शन x के लिखे हुए हैं वो सारे y के इक्वल रखे जाते हैं। तो हम कहते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x, और y किसके को रख रहे हैं आप, x पावर m के। वही जो स्टेप्स होते हैं, y में डेल्टा y ऐड करना है, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x में डेल्टा x ऐड करना है। फिर डेल्टा y एक तरफ छोड़ देते हैं हम, और y यहाँ ला के माइनस करते हैं, या y यहाँ ला के माइनस करते हैं। तो फिर y की जगह y की जो वैल्यू है वो प्लेस करते हैं, और y की वैल्यू यहाँ से मिलती है x पावर m। ले जी यहाँ पहुँचते हैं। जो हमने इससे पहले पार्ट्स किए हैं वो सारे बाइनोमियल सीरीज़ वाले थे, वो टिक लगे हुए हैं, सेकेंड थर्ड। फिर इसमें आई थिंक हमने ये वाला 5th ये लिखा हुआ है, यहाँ से 5th को मैं हटा रहा हूँ। 5th और 8th पार्ट थे, इसमें से हमने जो है वो जब किया था अटैम्प्ट 5th पार्ट, तो आपने देखा था कि इन सारों के अंदर पावर नॉन नेचुरल थी। तो नॉन नेचुरल में बाइनोमियल सीरीज़ लगानी पड़ती है, और बाइनोमियल सीरीज़ जब हम लगाते हैं तो उसके लिए फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी होता है। यहाँ चूँकि पावर नेचुरल है तो यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ नहीं लगानी, हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, और बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं उसका रेफरेंस कोड करता हूँ, फिर यहाँ अप्लाई करते हैं। देखें, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़, बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम
अब बायनॉमियल थ्योरम क्या 8.2 में फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा होता है। ये यूँ होता है a प्लस बी पार n अगर हो, n नेचुरल नंबर हो तो n c 0 a पार n b पार 0 होता है, n c 1 a पार n माइनस 1 b पार 1, फिर n c 2 a पार n माइनस 2 b पार 2। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इसकी लास्ट टर्म होती है एन सी एन ए पार 0 हो जाता है और बी पार n। फर्स्ट ईयर में 8.2 में हमने ये पढ़ा था। और एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 के बारे में यहाँ अगर आप ये लिख चुके हैं सिमिलर पार्ट, तो मैं इसको रेज करता हूँ। यहाँ कुछ बातें आपको ये कम्बिनेशंस के वाले से बता दूँ जो कि आपको यहाँ काम आएंगी। एन सी आर जो होता है इसका फार्मूला रूल ऑफ कम्बिनेशन है, ये हुआ करता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। लेकिन ये जो तीन वैल्यू जो कि हमने हमेशा बायनॉमियल सीरीज़ हो या थ्योरम हो, शुरू वाली तीन टर्म्स तक ओपन करना होता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बायनॉमियल सीरीज़ में तीन टर्म्स कौन सी थी? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। यहाँ तीन टर्म्स ये वाली हैं। तो मुझे अगर एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 की वैल्यू पता लगे तो मुझे ये फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं आपको बताऊँ कि जो एन सी 0 होता है ये 1 होता है और एन सी एन भी 1 होता है। इसका मतलब है पहले वाला और आखिरी वाला 1 1 होंगे कोफिशिएंट्स। और अगर एन सी 1 निकालें तो एन सी 1 एन के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम एन सी 2 फाइंड करें तो ये सिर्फ ये बता रहा हूँ चूँकि यही हमारे काम के। एन सी 2 के लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इस फार्मूले की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी सारा कुछ सिंप्लीफाई करके देखें तो एन सी 2 ये बनता है n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये तीन सिर्फ मैंने एन सी 0 1 हो गया, एन सी 1 n हो गया, एन सी 2 ये होगा, ये वाला आखिरी लिख दी है। जो हमें ये तीन और एक 4 टर्म्स चाहिए थी वो मैंने लिख दी है ताकि ये आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। ये जो कि इनकी वैल्यूज़ बगैर कैलकुलेशन के ही सिंपल सी हैं, हमें याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमें प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता अगर आपको ये वैल्यूज़ पता हो तो आप देखें इस पे अगर लगाना है बायनॉमियल सीरीज़ तो ज़रा रिलेट करते हैं इसको। ए की जगह देखें ए ये है, इसकी जगह एक्स लिखा हुआ है। बी ये है, इसकी जगह डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। एन की जगह एम लिखा हुआ है। और इसकी कंडीशन ये होती है कि एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो पहले से पता है कि एन नेचुरल है। तो देखें अब जब अप्लाई करेंगे क्या होगा। सो बायनॉमियल सीरीज अप्लाई होगी तो ये एक तरफ लिखा हुआ था डेल्टा वाई। अब यहाँ मैं अप्लाई करूँ, देखते जाएं ज़रा, यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये होगा एम सी 0 एक्स पार एम। ये देखें ये किस तरह से है, एन सी 0 ए की पार एम बी की पार क्या है 0, ये टर्म है। ए पार एन बी पार 0, ए ये था और बी ये था। प्लस क्या होना है एम सी 1 इसकी पावर 1 कम और इसकी पावर 1 बढ़ा देते हैं। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं अब। फिर मैंने कहा ना तीन टर्म लिखनी है। थर्ड टर्म क्या होगी एम सी 2 इसकी 1 पावर और कम और इसकी 1 पावर हमने बढ़ा देनी है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो लास्ट टर्म है वो एन सी एन होगी, इसमें एम सी एम हो जाएगा जिसकी पावर पहले एक्स पार एम माइनस 1 एक्स पार एम माइनस 2 थी, अब वो एक्स पार क्या हो जाएगी 0। और जो डेल्टा एक्स था इसकी पावर हो जाएगी आपके पास एम। और फिर ये तो थ्योरम हो गया यहाँ सारा। अब एंड में एक टर्म और लिखी थी एक्स पार एम, तो ये यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स पार एम, इधर आ गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें। देखें एम सी 0 मैंने अभी बताया नीचे 0 लिखा हुआ है तो 1 आंसर आता है, तो इसका आंसर हो गया 1। एक्स पार एम डेल्टा एक्स की पावर 0 भी 1। एम सी 1 जब नीचे 1 लिखा हुआ है तो ये एम आंसर आता है, इसका एम ही रहेगा आंसर। एक्स पार एम माइनस 1 और डेल्टा एक्स पार 1। एम सी 2 मैंने ये बताया कि इस तरह होता है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वरना आप ये प्रॉपर फार्मूला भी अप्लाई करें तो ये आंसर मिलेगा आपको। फिर ये एंड तक देखें एम सी 1 जब दोनों सेम हो जाते हैं ऊपर नीचे इस तरह, ये दोनों सेम है तो आंसर फिर क्या होता है 1। ये वाला 1 बन गया, एक्स पावर 0 भी 1 बन गया, तो डेल्टा एक्स पावर एम बच गया। अब ज़रा मुझे बताएं आप कि ये जो लिखा हुआ एक्स पावर एम, ये 1 और 1 तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किया एक्स पावर एम ही रहेगी। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखें ये वाला एक्स पावर एम इस एक्स पावर एम से कैंसिल हो गया। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो मैंने आपसे कहा था कि हर वो टर्म कैंसिल हो जाती है जिसमें डेल्टा एक्स नहीं होता।
तो इन दोनों में, एक स्टार्ट वाली में और एक एंड वाली में डेल्टा एक्स नहीं था, ये दोनों कैंसिल होगी। अब ये दोनों कैंसिल होगी तो बाकी जो टर्म्स बच के देखें, एक ये बची, इसमें कितनी बार डेल्टा की है 1, इसमें कितनी है 2 3, करते करते एंड में कितनी m, हर वो टर्म बच गई है जिसमें डेल्टा एक्स प्रेजेंट था, और कम से कम डेल्टा की बार कितनी है 1, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स पावर 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं अब लिखता हूँ टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स, सो यू विल गेट डेल्टा एक्स जब कॉमन ले लिया आपने, देखें क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ क्या बचेगा m x m माइनस 1, ये कॉमन ले लिया आपने। आगे क्या बचना है, आगे है m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x पावर m माइनस 2, और ये पावर एक कॉमन है तो डेल्टा x का स्क्वायर था, एक पावर बच जाएगी। करते करते हम एंड पे पहुंच जाएंगे, ये 1 और इसमें पावर m थी, एक जब कॉमन आएगा तो m में से एक कम कर दें, क्या हो जाएगा m माइनस 1। अब ज़रा सोचें, मैंने जो 13th पार्ट आप लोगों पे छोड़ा हुआ है जिसमें x पावर 40 है, उसमें क्या होना है, उसमें जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ वहाँ 40 आ जाएगा। यहाँ होगा 40c0 x पावर 40 डेल्टा x पावर 0, 40c1 इस तरह, तो जहाँ 40c0 आएगा 1 हो जाएगा, जहाँ 40c1 आएगा वहाँ 40 हो जाएगा, m माइनस 1 की जगह 40 माइनस 1 39 आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ m लिखा हुआ है यहाँ जहाँ अगर आप 40 लिख देंगे ये वाला, तो ये बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होना है सारा। तो वो 40 वाला पार्ट्स मैंने आप लोगों पे छोड़ा है, m की जगह 40 लिखते जाएं तो वो पार्ट आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट करते हैं। डेल्टा कॉमन आने का मीनिंग किसी भी अलजेब्रिक पार्ट के अंदर क्या होता है कि ये स्टेप 2 आपका यहाँ कंप्लीट है। अब अगला स्टेप क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए आप डिवाइड करें तो क्या होना है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, इधर भी लेफ्ट साइड पे क्या लिखा था आपके पास, डेल्टा वाई, बाय क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, और ये प्रोसेस कंटिन्यू है, यहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए। अब आप डेल्टा जब डिवाइड करते हैं ये कैंसिल हो जाता है, इस बात की गारंटी है कि तीसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट है। डेल्टा से डिवाइड करना जो कि थर्ड स्टेप होता है। अब आखिरी स्टेप होता है लिमिट अप्लाई करना। अप्लाइंग लिमिट क्या अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 राइट पे भी कर दी। अब देखें क्या बनना है, m x m माइनस 1। अब आप ये जानते हैं कि जिस टर्म के अंदर डेल्टा x इन्वॉल्व होगा, डेल्टा x को 0 पुट करने से वो टर्म 0 हो जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा इसको ऑब्ज़र्व करें तो हमें ये बात समझ आ रही है कि सिर्फ इस एक टर्म के अलावा हर टर्म के अंदर डेल्टा x लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद करते करते यहाँ तक, तो ये सारी टर्म डेल्टा वाली है, सिर्फ एक टर्म डेल्टा वाली नहीं है, तो ये सारी 0 जानी है। लेफ्ट साइड पे डेल्टा d बन जाता होता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, चेंज अलॉन्ग द लाइन बन जाता है, चेंज अलॉन्ग द कर्व, ये dy/dx बन गया। इधर ये सारी 0 कर दें, सिर्फ शुरू वाली टर्म में डेल्टा नहीं था, इसके बाद क्या हो जानी है सारी। अब आपके पास जो लास्ट टर्म बची है वो ये, तो इसका मतलब ये हमारा m x m माइनस हमारा फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन से। यहाँ से हम आगे चल के जब हम 2.3 में जाएंगे तो एक रूल बनाएंगे जिसको कहेंगे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पावर रूल बेसिकली क्या होता है, जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन किया है, ये जो डिफरेंशिएशन का मेथड यूज़ किया इसको फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड कहते हैं। ये पुराना मेथड है एक, और एक क्लासिकल मेथड होने की वजह से इसमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं हमें। अब यही अगर हम जब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके एक रूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी अगर वेरिएबल की पावर वाला फंक्शन आए, जिस तरह यहाँ x बार m है, तो जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ से एक रूल हमें मिल जाता है कि पावर जब भी किसी फंक्शन की आए, x पावर m या x की कोई भी ऐसी पावर हो जो रैशनल हो, तो हम जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर सिर्फ एक स्टेप में लिख सकते हैं, पावर शुरू में ला के एक पावर माइनस कर देते हैं। यही बाद में चल के एक रूल बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछूं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ में से एक डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर हम इसका 13th पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ x पावर 40, तो अब आप ज़रा सोचें कि आपका क्या आंसर होगा इस पार्ट का। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता है कि जो हमारा डेरिवेटिव का आंसर होगा, ये कुछ हम अपना वीएन बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने से पहले अपने आंसर का पता हो। तो क्या आंसर आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग कि हमें पता है पावर शुरू में आ जाएगी, जिस तरह ये m शुरू में आ गया था, और एक पावर कम करें तो 40 में से एक कम करें कितना होता है 39। तो ये जिस तरह m-1 था, उस तरह ये हमारा आंसर क्या होगा 40x पावर 39। तो ये पहले से हमें जो इसका 13th पार्ट है उसका आंसर पता लग जाएगा। लेकिन जी बाइनॉमियल थ्योरम वाले पार्ट्स भी हो गए, सीरीज़ वाले भी हो गए, बाइनॉमियल भी हो गए, जो 2 टर्म्स वाले थे। ये जो 4 पार्ट्स है 2 टर्म्स वाले थे, x + a, x - a, x + 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अब तकरीबन हमने हर कैटेगरी इसकी कवर कर ली है। क्वेश्चन 2 पहले से हमारा कवर हो गया। 1 का भी एक आध पार्ट और मैं आपको करवा देता हूँ ताकि ये हर लिहाज से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो पार्ट्स इनमें से किसी को भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, इसमें से एक आध अटैम्प्ट करके इसको कंप्लीट करते हैं। शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने आखिरी पार्ट क्वेश्चन 1 का लिखा है x पावर -100 वाला। -100 एक नेचुरल नंबर तो नहीं है, नॉन नेचुरल है। अब -100 हो या कोई फ्रैक्शन वाली पावर हो, वो सारे के सारा जो है वो एक कैटेगरी में फॉल करता है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये कुछ पार्ट सिमिलर लिखे हैं। इसका 4th पार्ट, 7th, 9th, 10th और 12th। इन सारों में देखें 4th में x1/x³ था, ऊपर ले जाएंगे x पावर -3 बन जाएगी। इस तरह ये -100 है, इस तरह ये -3 है, तो इस तरह हो जाएगा। फिर 2/x4 है, इसको ऊपर ले जाएं 2 × x पावर -4 बनेगी। अगेन ये भी नॉन नेचुरल पावर हो गई, ये भी नॉन नेचुरल है, ये भी नॉन नेचुरल है, और ये 1/xm था, इसमें m नेचुरल नंबर था। लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे x पावर -m बनेगी। m नेचुरल है बट -m नेचुरल नहीं रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का नेगेटिव नेचुरल नहीं होता। तो ये सारे के सारे पार्ट्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जब हम बात करते हैं कि x पावर -100 जो है, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि x पावर -100 ये सारे पार्ट्स उस जैसे ही बनते हैं अल्टीमेटली। एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे पार्ट्स उस कैटेगरी में होने का मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक भी कर लिया जाए, आल दो के इस तरह के हमने एक 2 पार्ट्स 1/2 पावर वाले, जो इसका 3rd पार्ट था -1/2 पावर वाला, वो हम कर चुके हैं। लेकिन अगर हम एक और अटैम्प्ट करेंगे ये वाला, तो ये जो चीज़ रह गई थी वो भी आपकी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगी। तो -100 पावर है। सबसे पहला काम तो आप जानते हैं कि जितने भी आपके कोर्स में फंक्शन ऑफ x हैं वो सारे y के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं ये इक्वल है y = x पावर -100। फिर आप क्या करते हैं, y में क्या ऐड कर रहे होते हैं डेल्टा y, और x में आप ऐड कर रहे होते हैं डेल्टा x। ये होता है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का पहला स्टेप। स्टेप 2 क्या होता है, डेल्टा y को नहीं छोड़ देते हैं, और y जो है उसको यहाँ ला के करते हैं माइनस। फिर आपने चूँकि डेल्टा x कॉमन लेना होता है, इसको बाहर निकालना होता है, तो ये एक्सपेंड करना पड़ता है हमें। एक्सपेंड करने के लिए अगर नेचुरल पावर हो तो हम थ्योरम लगाते हैं। चूँकि ये -100 है, नॉन नेचुरल है, ये भी सारे नॉन नेचुरल है, तो फिर हमें सीरीज़ लगाना पड़ेगी, बाइनॉमियल सीरीज़। उसके लिए फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए x कॉमन लेंगे, x अपनी पावर लेके बाहर आएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ डेल्टा x/x। फिर y की जगह y की वैल्यू पुट करें -100, ये y की वैल्यू है। इन दोनों में से x पावर -100 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x/x, यहाँ ये रह जाएगा। अब इस पे लगाएं बाइनॉमियल सीरीज़, चूँकि फर्स्ट टर्म 1 बन चुकी है, और बाइनॉमियल सीरीज़ का रेफरेंस हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो फिर लिखता हूँ मैं यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज़। क्या होती है जी, 1 प्लस x पावर n अगर हो, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x²। ये प्रोसेस कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी, और ये सारा किसके बराबर था, डेल्टा y के। अब ये अप्लाई करते देखें क्या होगा। जो कि आप इससे फेमिलियर हैं तो इसको हम ज़्यादा ना भी डिस्कस करें तभी कोई इशू नहीं, बस अप्लाई करते हैं। 1 से कंपेयर हो रहा है, ये सारा x है, n की जगह -100 लिखा हुआ है। तो इधर क्या था, बाहर लिखा था ब्रैकेट के x पावर -100, और अंदर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस nx, n ये है, और x आपके पास डेल्टा x/x है, प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल,
और डेल्टा एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, ये प्रोसेस कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी। और एंड में क्या लिखा हुआ है इसमें -1। आपने कई दफ़ा ऑब्ज़र्व किया कि जिसमें बाइनोमियल सीरीज़ लगती है उसमें शुरू वाला 1 और एंड वाला 1 लाजमी कैंसिल होते हैं, क्योंकि ये वो दो टर्म्स होते हैं जो डेल्टा एक्स को कंटेन नहीं करती। इसके अलावा हर टर्म में डेल्टा एक्स होता है। तो अब आप डेल्टा एक्स हर जगह से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर अप टू इन्फिनिटी। हर टर्म जो है वो टर्म कंटेनिंग डेल्टा एक्स है। नाउ वी कैन ईजीली टेक कॉमन। अब हम कर सकते हैं टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स। अच्छा, ये भी ख्याल रखा करें कि डेल्टा एक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें बाज़ दफ़ा और भी नंबर्स वगैरह फैक्टर्स कॉमन आ रहे होते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं होता। हमें थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, सिर्फ हमें डेल्टा एक्स कॉमन लेना होता है ताकि उसको हम कैंसिल कर सकें। अदरवाइज़ आप देखें ये -100 भी कॉमन है, फिर ये नीचे एक्स लिखा है ये भी कॉमन है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ आपने डेल्टा एक्स जो आपका कंसर्न जिसके साथ है वो कॉमन लेना है। तो कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब देखें यहाँ क्या बच गया, -100 ऊपर बच गया, नीचे आ गया x। फिर ये जो है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है -101। ये 100 जब 2 से डिवाइड होगा तो 50 रह जाएगा। तो 101 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5050 आ जाएगा। तो वो जो भी कैलकुलेशन बनती है उससे हमें कंसर्न कोई नहीं, उसमें बाद में 0 ही होना होता है। डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, एक पावर बच गई, नीचे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। ये प्रोसेस कंटिन्यू है। अब डेल्टा कॉमन आने का मतलब क्या होता है कि ये स्टेप हमारा कंप्लीट है। ये बार ये आप काम कर चुके हैं, अब आप इससे अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके होंगे। डेल्टा कॉमन आने का मतलब है कि हमारा ये स्टेप कंप्लीट है और इसके बाद हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो देखें क्या होना जब डिवाइड करेंगे। सो बाय क्या लिखा था, डेल्टा वाई, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से। तो एक्स पावर -100 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 5050 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये कैंसिल होने का मतलब है कि हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट है। और लास्ट स्टेप क्या होता है आपका कि आप लिमिट अप्लाई करते हैं। और लिमिट कौन सी अप्लाई करनी है आपने, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखें क्या बनता है हमारे पास, 0 को अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ लिखा हुआ था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और जो राइट साइड है इसमें क्या आपके पास है, एक्स पावर -100 बाहर था। और लिमिट आपने अप्लाई करनी है तो लिमिट साथ लिखते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बाहर आ गया एक्स पावर -100। यहाँ आ गया 50-50, ऊपर आ गया डेल्टा एक्स, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी। अब डेल्टा जो होता है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। इधर लिमिट पुट करें तो बाहर तो आ गया एक्स पावर -100, इनसाइड द ब्रैकेट क्या है 100 -100 ओवर एक्स, ये 0। और इससे अप टू इन्फिनिटी जितनी भी टर्म्स हैं वो डेल्टा के 0 पुट करने से क्या हो जाएंगी, 0। अब आप देखिए यहाँ तक आप पहुँचे। हमेशा ऐसा होता है कि सिर्फ एक टर्म ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर बचती है जिसमें डेल्टा एक्स नहीं होता, जिसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी सब में डेल्टा एक्स होता है। यहाँ 1 पावर है, आगे 2 3 अप टू, तो वो सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा। अब इन दोनों को मिक्स करें, यहाँ एक्स पावर 1 है, हम -100 नीचे लेके आएंगे तो ऊपर -100 ये वाला बच गया कहाँ से। ये नीचे जब आएगा तो एक्स पावर 1 के अंदर 100 पावर आके ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बना -100 एक्स पावर 101। तो -100 ओवर एक्स पावर 101 ये हमारा फाइनल आंसर है। जितने भी ये पार्ट्स लिखवाए थे मैंने, ये सारे इसी पैटर्न पे होंगे। तो ये उम्मीद है आप बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल सीरीज़ और 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 हर लिहाज से कंप्लीट है। कुछ 1-2 आसान पार्ट्स मैंने आप लोगों को छोड़े हैं, वो उम्मीद आप खुद कर लेंगे। और फिर हम इसको, आज ये लेक्चर हमारा, इसको हम क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 2.2 स्टार्ट होगी। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है।
फर्दर कोई भी क्यूरी अगर आपके माइंड में है, कोई क्वेश्चन है, तो वो जो जूम का लाइव सेशन है उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको यहाँ वाइंड अप में कर रहा हूँ आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।